हेलो ऑल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से स्ट्रेंथन कर रहे होंगे ताकि आप आने वाले जो भी पेपर है उसके अंदर आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकें। दोस्तों, सिविल स्टेप की ये प्रतिबद्ध सीरीज है जिसके अंदर हम यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं और होलिस्टिकली हम उनको कवर करते हैं और साइमल्टेनियसली एक ब्रीफ आउटलाइन भी मिलता है आपको कि आपने तैयारी को या अपने मेंस के अंदर किस तरह के आंसर्स में क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। साइमल्टेनियसली हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते हैं और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली कि किस तरह से यूपीएससी जो है क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो दोस्तों, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे प्रतिबद्ध सीरीज के अंदर सब्जेक्ट वाइज आपको यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज आपको सिविल स्टेप आईएएस के चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के इससे पहले हम प्रीवियसली फिजिकल ज्योग्राफी को ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट है और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी जो प्राइमरली अब हमारा वेजिटेशन वाला जो पार्ट है उसके एस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो है इसके साथ आपका जो भी इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में मेंस के अंदर क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के, वो आपके सारे कवर हो जाएंगे और इसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी के टुवर्ड्स मूव ऑन कर जाएंगे। तो आई होप जो भी बच्चे हमारे को वीडियोस के रिकॉर्डिंग बाद में देखते हैं तो वो भी जरूर अपने सेशंस को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा आप तक इस तरह का वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ला सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, मैं क्विकली आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या उनके साथ एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो बेसिकली इससे पहले जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के एस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कवर है, ड्रेनेज ऑलरेडी डन है, क्लाइमेट ऑलरेडी डन किया जा चुका है। तो आप पिछली वीडियोस को देखें, वहां से आपको इंसाइट मिल जाएगा कि किस तरह से हमने क्या क्या पॉइंट्स को ऐड ऑन करना है। और वेजिटेशन का ये वाला पार्ट होते ही आपके पास एक पूरी फाइल आ जाएगी इंडियन ज्योग्राफी की, साथ में ये मॉडल आंसर्स भी इनकॉर्पोरेट होके आ जाएंगे ताकि आप लोग वहां से इंसाइट ले सकें। आपके पास एक कंटेंट भी बिल्डअप हो जाएगा ताकि आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं या आपकी जो प्रिपरेशन है जहां पे जो गैप अगर आपको लग रहा है तो आप उन गैप्स को फिल कर सकते हैं थ्रू दिस कंटेंट और दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्राइमरली दैट इज दी वेजिटेशन रहेगा। तो इसको आज हम कवर करेंगे, इसके एस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। अब हम बेसिकली इसके एस्पेक्ट में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर ये 5 रहा आपका, दैट इज दी क्वेश्चन नंबर 5। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं यहां पे तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5। और यहां पे अगर मैं इसको पढ़ देता हूं, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहां पे जो कीवर्ड है दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड की नेचुरल वेजिटेशन, साइमल्टेनियसली ये पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या सिग्निफिकेंस है रेन फॉरेस्ट रीजन्स के अंदर। तो रेन फॉरेस्ट रीजन्स एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहां पे। साइमल्टेनियसली क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रूव्स। तो हियर द कीवर्ड इज मैनग्रूव्स। और क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। तो उनका इंपॉर्टेंस की कोस्टल इकोलॉजी में उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पहले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे आपका मैनग्रूव्स। तो पहले इनको देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो आओ चलते हैं। तो जब मैं वेजिटेशन की बात करता हूं बेसिकली, तो नेचुरल वेजिटेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है वो कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई भी ट्री हो सकता है जो कि खुद ही अपने एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन। और इसी का दूसरा नाम है दैट इज द वर्जिन वेजिटेशन। तो आप देख भी लेते हैं, नेचुरल वेजिटेशन इज डिफाइंड एज एनी प्लांट और ट्री that grows on its own unaided by humans. These are known as virgin vegetation. So this is the important word, that is the virgin vegetation and the natural vegetation. इसके अंदर आपके हर टाइप्स के प्लांट्स आ जाते हैं, ट्रीज देखने को मिलते हैं, श्रब्स, ग्रासेस, हर्ब्स देखने को मिलती हैं जो कि नेचुरली ग्रो करती हैं किसी पर्टिकुलर रीजन और इकोसिस्टम के अंदर।
नेचुरल वेजिटेशन इज शेप्ड बाय क्लाइमेट, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जियोलॉजी एंड अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन पे कहीं ना कहीं इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आप पीछे इमेज भी देख सकते हैं, इस तरह के आप इमेजेस जनरली नेट जियो और डिस्कवरी पे देखते होंगे। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने यहाँ पेड़ थोड़ी लगाए थे, ये ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रो कर रहे हैं और ये यहाँ के नेचुरल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर ले रहे हैं विदाउट यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली इस तरह की आपको जो चीजें देखने को मिलती हैं ये सब नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब चलते हैं आगे। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज। तो याद रखना, जो वेजिटेशन जो कि प्योरली इंडियन है, जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एंडेमिक या फिर इंडिजिनस स्पीसीज बोलते हैं। जबकि दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स। तो बेसिकली जो आउटसाइड द इंडिया होंगे या जो बाहर से लाई गई हैं प्रजातियां प्लांट्स की, तो बेसिकली उनको हमने क्या बोल दिया, एक्सोटिक प्लांट्स बोल दिया। द टर्म फ्लोरा is used to denote plants and particular region or of a particular region और period। तो फ्लोरा का ऑलरेडी आप सब जानते हैं, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को हम रेफर करते हैं फोना से। द ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स। तो बेसिकली आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है फ्लोरा और फौना में, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज रिलीफ में आप लैंड की बात करें या फिर सॉइल की। क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे जिसमें टेम्परेचर, फोटो पीरियड सनलाइट या फिर आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाएगा। तो रिलीफ एंड द क्लाइमेट आर द टू मेजर फैक्टर्स जो कि आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपकी फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम फ्लोरा और फौना बोलते हैं। इसके बाद यहां पे अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं, पर्टिकुलरली वेजिटेशन की सॉरी, तो यहां पे डिफरेंट वेज हैं इनको कैटेगराइज करने के, बट पर्टिकुलरली हम जो सबसे कॉमन टाइप जो हम डिस्क्राइब करते हैं वेजिटेशन का, वो है कि वहां पे कौन सी प्लांट लाइफ ज्यादा डोमिनेट करती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो उसके अंदर भी कुछ कॉमन टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगी, दैट इज दी फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, टुंड्रा एंड वेटलैंड्स। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपकी नेचुरल वेजिटेशन की। यहाँ पे लिखा भी है कि वन वे टू क्लासिफाई नेचुरल वेजिटेशन इज बाय डोमिनेंट प्लांट लाइफ दैट इज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो बेसिकली कौन से एरिया के अंदर कौन से डोमिनेंट प्लांट लाइफ आपको देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसके हिसाब से हम कैटेगराइज कर देते हैं। और कुछ कॉमन टाइप्स जो नेचुरल वेजिटेशन की है उसके अंदर आपको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, टुंड्रा और वेटलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये एक नेचुरल वेजिटेशन का ये एक मैप है। तो मेक श्योर इस तरह के मैप्स आपको पता होने चाहिए कहाँ पे कौन सी वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस येलो वाले रीजन की, तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिल रही है। ये आपको ब्लू वाला रीजन है, खास करके ये वाले रीजन्स के अंदर जो लाइट ब्लू आपको देखने को मिल रहा है, ये एल्पाइन एंड सब हिमालयन रीजन देखने को मिल रहा है आपको। सिमिलरली ये हिमालयन ड्राई टेम्परेट रीजन भी आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे। और खासकर इसके नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है डार्क ब्लू में, दिस इज द हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट। और आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो लाइट येलो सब ट्रॉपिकल कॉनिफरस आपको देखने को मिल जाएगा इस स्पेसिफिकली इस रीजन में, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका कलर, दैट इज द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। खास करके ये वाले रीजन के अंदर आपको ये सब देखने को मिल रहे हैं कि सॉरी ये दिस इज नॉट द रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ द पर्टिकुलर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका दिस इज द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जो बिल्कुल ये आपको डार्क जहां पे ये पैच देखने को मिल रहा है, ये जो डार्क पैच है ये है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। यही रीजन है जहां पे आपको मैक्सिमम बारिश देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट वाला रीजन। तो दिस इज द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। और ये जो आपको बिल्कुल थोड़ा सा जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि जहां पे ये कॉन्ट्रास्ट ज्यादा ये आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से लाइट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये रहे आपके ये वाला रीजन जो इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन हाईलाइटेड है, दिस इज द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। और ये वाला जो रीजन है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दिस इज द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला ये रहा रीजन, दिस इज द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट।
ये रहे आपके मॉइस्ट डेसिडुअस और ये वाले हैं दैट इज द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इस तरह से आप मैप को जरूर देखें, मैप से आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब जानते हैं इन फॉरेस्ट के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इससे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ट्रॉपिकल एवर जब भी हम कोई फॉरेस्ट पढ़ते हैं तो हमें कुछ 2-3 कैटेगरीज है जिनका हमें अक्सर ध्यान रखना है। एक है वहाँ का रेनफॉल, एक है वहाँ की वेजिटेशन, और पर्टिकुलरली किस रीजन के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाता है और आपके मेंस के अंदर भी यहीं से एक अच्छा कंटेंट या अच्छा डाटा यहीं से इनकॉर्पोरेट किया जाता है पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दिस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज। वेस्टर्न घाट्स में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप हो गया आपका, अंडमान और निकोबार हो गया, और अपर पार्ट्स ऑफ असम और तमिलनाडु की कोस्ट के अंदर आपको ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आर एट बेस्ट इन द एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की रेनफॉल का कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको देखने को मिलना चाहिए। तो जहां पे भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होगा वहां पे आपको इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और साथ में शॉर्ट ड्राई सीजन भी होना चाहिए। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। और यहाँ पे जो ट्रीज की जो हाइट है वो 60 मीटर से ऊपर या 60 मीटर या फिर उससे ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं है ट्रीज को पत्ते शेड करने का, जिस वजह से ट्रीज जो हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं, सारा साल हरे नजर आते हैं। जनरली आप देखते हैं कि जब अभी सर्दियों का टाइम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तो पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं बेसिकली। तो अब पर्टिकुलरली इन फॉरेस्ट के अंदर क्या खासियत है कि यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब ट्रीज जो है अपने पत्तियों को शेड करेंगे। इस वजह से सारा साल ही ये फॉरेस्ट क्या नजर आते हैं, ग्रीन। इसीलिए इनका नाम क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं और यहाँ पे सारा साल ये हरे रहते हैं, दैट्स व्हाई देयर नेम इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन सी वेजिटेशन यहाँ देखने को मिल रही है, जैसे कि इबोनी हो गया आपका, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबर हो गया, सिंकोना हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ही इस तरह के ट्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बाद है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा अगर कोई फॉरेस्ट जिसका सबसे ज्यादा घेरा हुआ है इंडिया को, तो किस फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट है दैट इज द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। आगे इसी की 2 डिफरेंट कैटेगरीज में टूट जाता है ये, दैट इज द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो हम मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट भी इनको कहा जाता है, एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड दिस 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिल जाएगा, जबकि एवरग्रीन में 200 या फिर उससे ऊपर देखने को मिलता है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई समर। तो ड्राई समर्स के अंदर 6 से 8 हफ्ते के लिए यहाँ पे ट्रीज आपको देखने को कि जो इनके पत्ते हैं, इन पेड़ों के जो पत्ते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, वो झड़ते हुए नजर आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी पे इन फॉरेस्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस की कैटेगरी के अंदर। और जो मॉइस्ट फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे रेनफॉल ऑलमोस्ट 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रेनफॉल कितने से कितने के बीच, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच आपको जहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा वहां पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे टीक एक मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज है इस फॉरेस्ट की, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर के बीच आपको देखने को मिलता है। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद चलते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स की तरफ। तो बेसिकली यहां पे आपको पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो रीजन्स होंगे कहां पे लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये वो रीजन्स होंगे जहां पे आपको पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल देखने को मिलेगा, तो वहां पे इस तरह की आपको थॉर्नी ट्रीज और बुशेस वाली वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर मैं प्लांट स्पीसीज की बात करूं, अकेशिया, पाम्स, यूफोर्बिस,
कैक्टी मेन प्लांट स्पीसीज हैं। और यहाँ पे ट्रीज जो होंगे स्कैटर्ड होंगे, ऐसे नहीं कि एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, और उनकी लंबी रूट्स पेनिट्रेशन डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। तो याद रखना कि इन पर्टिकुलर इस टाइप के यहाँ पे जो भी ट्रीज मिलेंगी, यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलेगी, उसकी जो रूट्स होंगी वो काफी लंबी होंगी। क्यों? ताकि उस काफी सॉइल के नीचे डीप जाके वहां से क्या करें, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। द स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, और इनके जो तने होंगे वो कैसे होंगे, सक्लेंट, फ्लैशी स्टेम होगा आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है सक्लेंट स्टेम का कि ये किस में हेल्प करता है, वाटर को स्टोर करने में ये हेल्प करता है। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, और आपकी जो पत्तियां भी होंगी वो कैसी होंगी, थिक होंगी और छोटी होंगी ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर यहाँ की वेजिटेशन, उनकी करेक्टरिस्टिक्स। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन द एरिड एरियाज, और यही फॉरेस्ट यही जो बाद में यहाँ पे फॉरेस्ट जो होंगे बेसिकली क्या देखने को मिल जाएंगी, थॉर्नी आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और स्क्रब्स यहाँ पे इस एरिड रीजन्स जो भी आपका सूखा एरिया होता है वहाँ पे इस तरह की आपको वेजिटेशन डोमिनेट करती हुई देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप बात करें पर्टिकुलरली, तो क्योंकि एरिड रीजन है जिस वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती हैं, ड्राई कंडीशंस ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है ये उसके अकॉर्डिंगली ही अडेप्ट करती है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे कैक्टस, अकेशिया जैसे प्लांट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। अगर मैं बात करूं तो माउंटेनियस एरिया के अंदर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। आप देखते भी है कि जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर भी घटना शुरू होता है, पर आपका ऑल्टीट्यूड क्या होता है, बढ़ रहा होता है। मतलब आप ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर आपका घटता जाता है। इसके अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट चेंज देखने को मिलता है पर्टिकुलरली नेचुरल वेजिटेशन के अंदर। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर्स की हाइट के बीच आपको यहाँ पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज जैसे कि ओक्स, चेस्टनट्स आपको देखने को यहाँ पे डोमिनेट वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 1500 से 3000 मीटर की हाइट के बीच आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको कॉनिफरस ट्रीज जैसे कि आपके पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगेन ये रही आपकी माउंटेन फॉरेस्ट की कैटेगरी में। बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या लोकेशन, ये कौन सा ट्री, कितना रेनफॉल, या फिर कौन सी वेजिटेशन यहाँ पे डोमिनेट कर रही है। तो यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। एट हाई ऑल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, 3600 मीटर सी लेवल के ऊपर टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव वे टू एल्पाइन वेजिटेशन। अब इसके ऊपर आपको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस, कॉमन ट्रीज आर दी कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ये सब ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं कि सिल्वर फर, पाइन, जुनिपर्स, बर्चेस, ये सब कॉमन ट्रीज हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इस माउंटेन रीजन्स के अंदर ही। और हायर ऑल्टीट्यूड्स पे आपको, जब इससे भी हम हाई हाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है या वहाँ पे इस तरह की कंडीशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे आपको मॉसिस और लाइकन्स देखने को मिलेंगे, फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो याद रखना कि एट हायर एल्टीट्यूड्स पे जाके मॉसिस और लाइकन्स देखने को मिलेंगे जो कि टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट है, और बेसिकली इट्स अ रशियन वर्ड, ठीक है। तो वहां से ही इसका नाम आया है, दैट इज द टुंड्रा वेजिटेशन। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था वहां पे कि नेचुरल वेजिटेशन जो की वर्ड था, ये उसके एस्पेक्ट में हमने यहाँ पे चीजों को देख लिया। अगला हमारा इंपॉर्टेंट की वर्ड था दैट इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो अब चलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरफ। The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by the tides। तो बेसिकली जो मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट है वो कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, कोस्ट के आसपास, जो कि टाइड्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड रीजन होता है। मड्स एंड सिल्ट गेट एक्युमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। तो मड और जो सिल्ट है वो आपको वहाँ पे एक्युमुलेट होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ये आप देख रहे होंगे ये सब मैनग्रोव ट्रीज हैं। ये बेसिकली इस तरह से आपको जो पर्टिकुलर ट्रीज देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द कोस्टल या डेल्टिक रीजन्स के अंदर, ये सब मैनग्रोव फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। द डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी,
कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। और गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के जो डेल्टाज हैं वहां पे आपको इस तरह की वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी। रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस इन दीज फॉरेस्ट। तो रॉयल बंगाल टाइगर, कल को वाइल्ड लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ चीज पूछ ले तो रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे आपको इजिली देखने को मिल जाएगा, काफी फेमस एनिमल है यहाँ पे। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स एक्सेट्रा, ये सब भी आपको इन फॉरेस्ट के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद है जहां से इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन फॉर्डर मटेरियल है आपके मेंस के लिए कि मैनग्रोव कवर क्या है इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंगली मैनग्रोव जो कवर है इंडिया में वो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्री का 0.15% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। तो इस तरह का स्टेट ऑफ फैक्चुअल आंसर डेटा जो है, ये जो इस तरह का डेटा आपके मेंस के आंसर को काफी ज्यादा एनरिच बना देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना एरिया ये कवर करते हैं। सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल आर दी लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट रीजन इन दी वर्ल्ड। तो याद रखना है आपने कि जो सुंदरबंस हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, जो आपका सुंदरबन डेल्टा वाला जो रीजन है वहां पे आपको पर्टिकुलरली सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट रीजन्स देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है। बिसाइड सुंदरबन के अलावा यहाँ पे अंडमान रीजन जो कच्छ है और जामनगर एरियाज हैं गुजरात के, यहाँ पे भी आपको सब्सटेंशियल कुछ अमाउंट में आपको यहाँ पे मैनग्रोव कवर देखने को मिल जाता है। तो सुंदरबन के अलावा कल को पूछ ले तो अंडमान रीजन हो गया, कच्छ और जामनगर रीजन गुजरात के हैं जहाँ पे भी आपको मैनग्रोव्स देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द या फैक्टर्स फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जब जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन के अंदर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, तब उधर देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से हम मेंस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पे देख भी लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था वो, तो उसको एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यही था, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स। ये याद रखो कि आइडेंटिफाई करो और डिस्कस करो कौन से फैक्टर्स को जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का रेन फॉरेस्ट रीजन्स के अंदर, या असेस द। और साइमल्टेनियसली दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्या सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया में। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम, तो उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आओ चलते हैं अब उस क्वेश्चन की तरफ को। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया में, तो सबसे पहले अगर मैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में बात करूंगा तो टोपोग्राफी एक काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो इंडिया की जो वेरिड टोपोग्राफी है, चाहे आप हिमालयन रेंजेस की बात करो से लेके कोस्टल प्लेन्स तक हम जाएं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशंस देखने को मिलती हैं, जिसमें कि एल्पाइन भी देखने को मिलेगी, टेम्परेट भी और ट्रॉपिकल भी। तो आपने देखा ही है कि मगर हिमालयस के बिल्कुल टॉप मोस्ट रीजन में चले जाएं एल्पाइन वेजिटेशन, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेंगी टेम्परेट, और उससे भी बिल्कुल नीचे आ जाएं अगर हम थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ को आ जाएं तो आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑल्टीट्यूड की बात करें, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड की हाइट पे डिफरेंट हमें वेजिटेशन पेड्स देखने को मिल रहे थे। तो उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स इन्फ्लुएंस टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पे इंपैक्ट देखने को मिलता है इसका, और जिसकी वजह से आपको डिस्टिंक्ट वेजिटेशन जोन सच एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन माउंटेन्स एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन दी प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमने अभी देखे भी थे कुछ टाइम पहले। इसके बाद है क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो मॉनसून क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, खास करके जो इंडियन मॉनसून है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेजिटेशन को डिसाइड करने के अंदर। जैसे कि रीजन्स जहां पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया आपका, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो कि सपोर्ट करता है डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, जबकि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि एरिड रीजन की जब हमने बात की थी वहां पे आपको स्पार्स वेजिटेशन या फिर आप बोल सकते हो कि स्कैटर्ड वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, जो हमने ऑलरेडी पीछे अभी पढ़ी भी। टेम्परेचर वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर रेंजेस अक्रॉस सीजन्स इन्फ्लुएंस प्लांट टाइप्स। ऑब्वियस सी बात है कि आप देखते भी हैं कि
इवन आप देखते हैं कि सर्दियों में कोई और प्लांट लग रहा है, गर्मियों में कोई और प्लांट लग रहा है, तो टेम्परेचर का भी वेरिएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम हॉट ड्राई कंडीशन ऑफ थार डेजर्ट सपोर्ट करता है जीरोफिटिक वेजिटेशन, तो जीरोफाइटिक वेजिटेशन का मतलब जो बिल्कुल ही बहुत कम पानी में जो अपने आप को ग्रो कर ले वेजिटेशन, उसको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स, या जिसमें कि कैक्टस आ गया आपका, एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। जबकि कोल्डर रीजन के अंदर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन का काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो गया आपका। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ अल्टर्ड नेचुरल वेजिटेशन पैटर्न्स क्रिएटिंग मोज़ेक ऑफ कल्टिवेटेड एंड नेचुरल लैंडस्केप। सब आप देख ही रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा है जहाँ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिफरेंट, ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, फूड सिक्योरिटी आ सके देश के अंदर, तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से आप वहाँ की उस पर्टिकुलर रीजन की नेचुरल वेजिटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे देख रहे होंगे कि पेड़ को काट दिया तो उस तरह से वहाँ का लैंडस्केप चेंज हो गया पूरी तरह से, या आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, तो वहाँ पे आप कोई भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या कोई और कुछ क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका डिफरेंट आपको वेजिटेशन उसकी वजह वहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कंजर्वेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे हम पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो खास करके हम कुछ प्लांट स्पीसीज हैं जिनको हम कंजर्व करते हैं, किसको हमने एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला होता है, कुछ को हमने किसी और कैटेगरी के अंदर डाला होता है, कि हम इन पर्टिकुलर प्लांट्स को हमने कट नहीं करना है, उनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। तो इस तरह से भी ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि जिस वजह से वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, कि इस वजह से भी हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वेजिटेशन के अंदर। जैसे कि आपके प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं, या कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जहाँ पे हमने इस तरह से बना रखे हैं, नेशनल पार्क्स बना रखे हैं। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आल्सो इन्फ्लुएंस वेजिटेशन डाइवर्सिटी बाय प्रिजर्विंग नेटिव प्लांट स्पीसीज, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली यहाँ की लोकल नेटिव प्लांट स्पीसीज हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर। अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के एस्पेक्ट में सॉइल टाइप्स की बात करें, तो हमें पता ही है कि सॉइल के एलुवियल, लेटराइट, ब्लैक सॉइल, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स यहाँ ग्रो करने को मिलती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट हमें डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। अगर मैं फर्टाइल एलुवियल सॉइल की बात करूं तो यहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जबकि वाइल्ड पुअर रॉकी सॉइल में लीड टू स्क्रब एंड ग्रासलैंड्स, तो वो हमने अभी पीछे पढ़ा ही है। तो बेसिकली सॉइल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इन द डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। अब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्पीसीज का भी कंपटीशन, तो आप देखते हैं कि अगर दो प्लांट को अगर हम एक साथ रखें तो वो भी किसके लिए, अपने जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, कोई एक से ज़्यादा आगे ग्रो ना कर जाए, तो वो भी एक दूसरे के साथ स्पीसीज के बीच भी कंपटीशन होता है। सनलाइट का इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल है, वाटर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट आपको इवन आप ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, कि किस तरह से न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल रहे हैं किस प्लांट को या किस स्पीसीज को, तो वो उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी, किसी को कम मिल रहे होंगे तो कम ग्रो करेगी, या उनका रिस्पॉन्स कैसा है पर्टिकुलर टू सनलाइट, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो वो सब चीज़ें ये देखने को मिलती हैं हमें कि एक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैं स्पीशीज कंपटीशन की बात करता हूँ, कंपटीशन एंड प्लांट स्पीसीज फॉर रिसोर्सेज सच एज sunlight, water, nutrients lead to diverse array of vegetation types adapted to specific niche। तो स्पेसिफिक रीजन के अंदर आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको कंपटीशन देखने को मिल जाएगा स्पीसीज में। और जनरली आप देखते हैं अगर इनको बिल्कुल घना कई बार हम बीज भी डाल दें तो इजीली वो ग्रो नहीं करते, इसलिए हम थोड़े बीज को भी थोड़ी दूरी पे फेंक दें ताकि उनके बीच कंपटीशन ना हो, ताकि वो इजीली अपने रूट्स को फैला सके और इजीली क्रॉप जो है ग्रो कर सके। एनिमल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स प्ले अ वाइटल रोल इन सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन, कंट्रीब्यूटिंग टू वेजिटेशन डाइवर्सिटी। जैसे आप देखते हैं समटाइम्स बटरफ्लाई है वो पॉलिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड डिस्पर्सल में। तो इस तरह से भी आपको डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन के ऊपर आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इसके बाद आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया में। तो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सिग्निफिकेंस पूछ रहा है खास करके रेन फॉरेस्ट रीजन्स में।
तो जनरली अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं तो ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, किनके लिए, जानवरों के लिए। तो बेसिकली अभी इनका इम्पैक्ट पूछ रहा है कि रेन फॉरेस्ट रीजन्स के अंदर, तो बेसिकली जो भी हमारे इंडिया के रेन फॉरेस्ट रीजन्स है वहां पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, हम उस चीज को अब यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये चीज हेल्प करेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्ट डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना इंक्लूडिंग मैनी एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, जैसे हमने पहले बात भी की, इन रीजन्स के अंदर आपको एंडेमिक और जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी कंजर्वेशन देखने को मिल जाती है। द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज रेन फॉरेस्ट इज क्रूशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रिसिलियंस। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास इंडिया के रेन फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक बैलेंस, इकोनॉमिक नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। और इस तरह से हम पर्टिकुलर अगर हम बात करें कि कल को अगर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको भी हम इन सब चीज़ों से हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कंजर्वेशन या डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो उसका इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे, और मल्टीपल एस्पेक्ट में कि आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की कमी पड़ जाएगी, या फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे कुछ जानवर होंगे वैसा होंगे कि कुछ एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर या कुछ विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो ये सब इम्पैक्ट हैं कि जिसकी वजह से हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर हमें एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। हैबिटेट प्रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो सेंचुरीज हैं ये मेंटेन करती हैं क्रिटिकल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, और जिसकी वजह से हेल्प होती है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में जो कि कभी थ्रेटेंड हुए थे डिफॉरेस्टेशन के थ्रू या फिर क्लाइमेट चेंज के थ्रू और ह्यूमन एनक्रोचमेंट। आप देख रहे हैं ह्यूमन एनक्रोचमेंट चल ही रही है जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर ये कंजर्व नहीं किया, टाइमली हमने स्टेप्स नहीं लिए तो इसका परिणाम और भयंकर हमें देखने को मिलेंगे। और साइमल्टेनियसली जो हम पेड़ काट रहे हैं फॉर रैपिड अर्बनाइजेशन, कहीं ना कहीं उसकी वजह का से भी पूरी तरह से इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो भी हैम्पर हो रहा है। तो इसलिए जब हम हैबिटेट कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से इन रेन फॉरेस्ट में के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक वर्ल्ड लेवल पे एग्जांपल के एस्पेक्ट में बात करूं, अब रिसेंटली अभी जो बाइडन ने विजिट किया था कहाँ पे, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इनको बचाना अब बिल्कुल एक प्रायर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो रीसेंट क्लाइमेट चेंजेस हैं उसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे उन रेन फॉरेस्ट के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ है, इलीगल वे में लंबरिंग हो रही है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हद से ज़्यादा, तो उसका जिस वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वहाँ की जो रिवर्स हैं उस पर्टिकुलर अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाले रीजन्स की, वहाँ पे रिवर्स भी अब ड्राई अप वाली स्टेट के अंदर जा रही हैं। तो इसलिए वहाँ पे एक आप इन एग्जांपल्स को इस तरह से आप कोट कर सकते हो वहाँ पे, और रीसेंट डेटा है ये। तो इस तरह से चीज़ें आपके इस तरह के आंसर में कि खास करके रेन फॉरेस्ट वो पर्टिकुलरली यहाँ पे इंडिया के एस्पेक्ट में चीज़ पूछी है, तो आप यहाँ पे भी इंडिया के एस्पेक्ट में कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल है वो ज़रूर आप कोट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हैबिटेट प्रिजर्वेशन का क्या इम्पैक्ट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सेंचुरीज के अंदर हम हैबिटेट को भी प्रिजर्व करते ही हैं, तो उसका इम्पैक्ट रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद रिसर्च और एजुकेशन, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन का, जिसकी वजह से उस जैसे कि रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर या वहाँ के इकोसिस्टम के अंदर क्या वहाँ पे स्पीशीज़ का बिहेवियर है, किस तरह की हम टेक्निक्स हम अडॉप्ट करनी है, तो उसके बारे में यहाँ से पता चल जाएगा। इको टूरिज्म की बात करें अगर, तो सेंचुरीज ये पर्टिकुलरली क्या प्रमोट करती हैं, इको टूरिज्म, जो कि प्रोवाइड करती हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटीज़, और यह इस रेन फॉरेस्ट रीजन की जो लोकल कम्युनिटीज़ होंगी उनको ये बेनिफिशियल है, और साइमल्टेनियसली अवेयरनेस भी रेज करेंगी किसके रिगार्डिंग, कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। इसके आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव तो क्रिएट होगा ही होगा, किसके लिए, वहाँ के भी जो भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो आप देखते हैं कि यहाँ के जो इंडिया के रेन फॉरेस्ट हैं पर्टिकुलरली अंडमान निकोबार में, यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स रहते हैं, जैसे ओंजीज है, शोम्पन्स हैं, जरावाज हैं, इस तरह के ट्राइब्स हैं, तो वो अपना कल्चरल को भी वो सिग्निफिकेंस उसका इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं, उनका कल्चर को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं थ्रू दीज टेक्निक्स। मैनी सेंचुरीज होल्ड कल्चरल इंपॉर्टेंस फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज who depend on these ecosystem for their livelihood and deep rooted connection to the land। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, यहाँ पे जावास, ऑरेंजेस, शोम्पेन्स ट्राइब्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सिग्निफिकेंस क्या है रेन फॉरेस्ट रीजन्स के लिए। अब
अगला क्वेश्चन था हमारा कि कॉज क्या है डिप्लीशन ऑफ मैनग्रूव्स का। तो बेसिकली मैनग्रूव्स क्या है, साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन है जो कि ग्रो होती है इंटर टाइडल रीजन के अंदर नियर दी माउथ्स ऑफ रिवर्स एंड एस्चुरीज, और इन्हीं को हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लिखेंगे अपने आंसर के अंदर। मैनग्रूव्स इंपॉर्टेंट पार्ट हैं कोस्टल इकोसिस्टम का, प्रोवाइड करते हैं इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल बेनिफिट्स। डिस्पाइट देयर इम्पोर्टेंस मैनग्रूव्स हैव बीन सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट डिप्लीशन। इसके अलावा यहाँ पे इन सब चीज़ें होने के बावजूद भी मैनग्रूव्स का पिछले कुछ दशकों में हमें डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, और जो कि ऑलमोस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली कि 50% ऑफ दी जो मैनग्रूव्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं ग्लोबली। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब डिप्लीशन में बात करेंगे तो इस तरह का डाटा आप डालेंगे कि ऑलमोस्ट पिछले कुछ दशकों का जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि मैनग्रूव्स वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे 50% जो हैं वो क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से अब डिप्लीशन वाली स्टेज के अंदर जा चुके हैं, ये खत्म हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं अब। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या क्या कारण है, तो बेसिकली सबसे पहला अर्बनाइजेशन एंड कोस्टल डेवलपमेंट। तो मैनग्रूव्स आर क्लियर टू मेक स्पेस फॉर रियल एस्टेट, आपको पता ही है, अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंस्ट्रक्शन, पोर्ट्स का हम बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रिजॉर्ट्स बना रहे हैं कोस्टल एरियाज के साथ में, जिसकी वजह से मैनग्रूव्स हैबिटेट क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और इवन एक्सपेंशन सिटीज़ लाइक मुंबई और चेन्नई में इस तरह से एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है, और ख़ास करके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं कोस्ट लाइन के साथ ही, जिसकी वजह से एनक्रोचमेंट आपको देखने को मिल रही है इन मैनग्रोव्स एरिया के अंदर। तो अर्बनाइजेशन और कोस्टल डेवलपमेंट जहाँ तक अच्छी चीज़ भी है, बट सबसे बड़ी चीज़ समस्या क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं चल रहे हैं, हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं चीज़ों को फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन और कोस्टल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जो मैनग्रोव्स हैं उसको डेंट लगा ही है, चाहे फिर वो पोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन है रोड्स की, या फिर जो रिजॉर्ट्स की कंस्ट्रक्शन है कोस्टल रीजन्स के अंदर। इवन जो मुंबई और चेन्नई जैसी सिटीज़ के अंदर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसकी वजह से जो इंक्रोचमेंट हुई है मैनग्रोव्स एरिया के अंदर, उस पर काफ़ी बड़ा डेंट आपको देखने को मिला है मैनग्रोव्स में। इसके बाद है पॉल्यूशन की बात करें, जैसे कि प्लास्टिक्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, केमिकल्स डिग्रेड करते हैं वाटर क्वालिटी को, और जिसकी वजह से मैनग्रोव रूट्स क्या होती हैं, सफोकेट। ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज हैं, दीज आर नॉट द केमिकल टॉलरेंट स्पीसीज। तो बेसिकली जब केमिकल्स, हैवी मेटल्स आएंगी तो उसकी मैनग्रोव्स की रूट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इवन मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो कि पूरी तरह से जो ये यहाँ का इकोसिस्टम है मैनग्रोव्स या उसके एसोसिएटेड और जो इकोसिस्टम है उस पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देखते हैं, इसका एग्जांपल है वेस्ट बंगाल में, स्पेशली एरिया अराउंड द सुंदरबंस, इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स, अनट्रीटेड सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर फ्लो इनटू मैनग्रोव एरियाज में जा रहा है। अब ये तो साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज है ना, इनकी जो रूट्स हैं साल्ट टॉलरेंट्स हैं, दीज आर नॉट द केमिकल टॉलरेंट। अब केमिकल जाएगा तो उस केमिकल का इम्पैक्ट इन रूट्स पे पड़ेगा, और वहाँ की जो आसपास का इकोसिस्टम मरीन लाइफ है, जिसकी वजह से मैनग्रोव क्या होंगे, डिप्लीट होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा के आसपास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो एग्रीकल्चर वेस्ट जो जा रहा है। इसके बाद श्रिम्प फार्मिंग की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे मैनग्रोव्स की क्लियरिंग हो रही है फॉर श्रिम्प पॉन्ड्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और जो केमिकल यूज हो रहा है इन श्रिम्प फार्मिंग जो फर्दर पोल्यूट करता है पानी को। एग्जाम्पल इसका है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, जहाँ पे लास्ट लेवल पे श्रिम्प फार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैनग्रोव फॉरेस्ट को कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, एक्वा कल्चर पॉन्ड्स में। तो मतलब मेनली क्या हो रहा है, मैनग्रोव्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं फॉर अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर श्रिम्प फार्मिंग भी आ रही है। बेसिकली है वो एक्वाकल्चर का पार्ट, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, मैनग्रोव्स जो थे नेचुरली थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्वाकल्चर में, और जिस वजह से अब यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आपको डिफरेंट केमिकल्स देखने को मिलेंगे, उसकी वजह से पानी कंटेमिनेट होता है, और जिस वजह से मैनग्रोव्स फिर से डिप्लीट होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज की, तो मैनग्रोव्स आर हाईली सेंसिटिव टू
चेंजेस इन सी लेवल एंड सैलिनिटी। तो आपको पता ही है कि मैनग्रोव्स जो हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं सी लेवल या फिर सैलिनिटी पे। क्यों? बेसिकली हैं तो सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज हैं, पर अगर सैलिनिटी पे भी जरा सा इम्पैक्ट पड़ेगा तो इनके रूट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इस तरह से इसके पूरे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनके डिप्लीशन का कारण भी बन सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज है या फिर सैलिनिटी में आपको चेंज देखने को मिलता है, विच लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ degradation, prolonged inundation or the changes in tidal patterns can harm the ability of mangroves to regenerate। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसका कहीं ना कहीं मैनग्रोव्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, rising sea levels and changes in salinity due to climate change are affecting the health of mangroves। तो अगेन क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता जा रहा है हर तरह से ह्यूमन लाइफ के अंदर भी और इन मैनग्रोव्स के ऊपर भी। इसके बाद अगेन यहाँ पे ही बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसी के अंदर है क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज की जगह यहाँ पे फिशिंग प्रैक्टिसेस की बात करूंगा यहाँ पे मैं, या फिश प्रैक्टिसेस की बात, फिशिंग प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हेडिंग लिखना, दैट इज द फिशिंग प्रैक्टिसेस। अगर मैं फिशिंग प्रैक्टिसेस की बात करूं तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव फिशिंग टेक्निक्स can harm the delicate balance of the mangroves ecosystem, affecting not just mangroves but also species that rely them on the breeding grounds। तो आप देखते हैं कि आजकल जो फिशिंग टेक्निक से क्या हो रहा है, एक नेचुरल फिशिंग टेक्निक्स तो रही नहीं, अब क्या हो रहा है, हर चीज़ मैकेनाइज्ड है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में ले लो। इवन आप देख रहे होंगे कि अब तो फिशरमैन्स जो हैं, इवन फिशेस के अंदर भी अब आप देखते होंगे कि उनके अंदर भी केमिकल क्वांटिटी, कैंसरस प्रोडक्ट्स आपको या कैंसर की मात्रा उनके अंदर देखने को मिल रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग टेक्निक्स हैं उसकी वजह से जो डेलिकेट बैलेंस है इकोसिस्टम है मैनग्रोव्स का, वो भी खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इनका डिप्लीशन देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अंडमान निकोबार में इलीगल फिशिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे कि डायनामाइट और पॉइजन, मतलब बेसिकली अगेन केमिकल्स का ही यूज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैनग्रोव एरियाज क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मैनग्रोव पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जा रहा है। तो याद रखो अगेन सबसे बड़ी चीज केमिकल फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली साल्ट टॉलरेंट स्पीसीज है, सैलिनिटी में चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आया, या फिर कोई केमिकल्स ज्यादा आगे पानी के अंदर, एफुलेंट वेस्ट आ गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ आ गया, ये सब फैक्टर्स इकट्ठे प्राइमरली मिक्स होके क्या कर रहे हैं, इनका डिप्लीशन का कारण बनते जा रहे हैं। ये एक मैप है जहां आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली आपको मैक्सिमम मैनग्रोव कवर स्टेट देखने को मिलेगा, देन गुजरात, और फिर उसके बाद अंडमान निकोबार, एंड देन आपका आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, देन ये रहे आपके अंडमान निकोबार, फिर आपका आंध्र प्रदेश, और इसके बाद तो नीचे है ही है कि जिस तरह से चल रही हैं, जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका एंड केरला हैं, जो कि मैनग्रोव कवर का ये बेसिकली मैप है पूरा कि कहाँ पे कौन सा कितना मैनग्रोव कवर है। अब क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव्स का क्या इंपॉर्टेंस है कोस्टल इकोलॉजी में, ऑब्वियस सी बात है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता ही है ये। तो मैनग्रोव्स का जो रिच इकोसिस्टम है वो एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्पीसीज के लिए, जिसमें फिश हैं, क्रैब्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, और जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को हमें सपोर्ट देखने को मिलती है। कोस्टल प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली अगर कोस्टल प्रोटेक्शन की बात करूं मैं, तो बेसिकली टाइडल जो आपके टाइड से, हाई टाइड्स को ये क्या करता है, स्टॉर्म्स या टाइडल फ्लडिंग से बचाता है। जो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइड्स भी आती हैं, तो ये कोस्ट की जो इनके रूट्स होती हैं, जो इस पर्टिकुलरली मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वो अपने तक उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आगे तक जनरली ज़्यादा आपको हाई टाइड्स का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए कोस्टल प्रोटेक्शन में हेल्प है। मैनग्रोव्स एक्ट एज ए नेचुरल बफर्स प्रोटेक्टिंग शोर लाइन्स फ्रॉम इरोजन, स्टॉर्म सर्जेस एंड टाइडल वेव्स। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म्स ऑन कोस्टल कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। तो अगेन टाइडल फ्लडिंग से कोस्टल कम्युनिटीज को सेव करता है और वहाँ के इकोसिस्टम को। वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी ये हेल्प करता है। एक्ट एज ए फिल्टर का काम करता है। दे फिल्टर पॉल्यूटेंट्स एंड सेडिमेंट्स फ्रॉम वाटर और इंप्रूव करते हैं ओवरऑल वाटर क्वालिटी को कोस्टल एरियाज के अंदर, जो कि एसेंशियल है वहाँ की मरीन लाइफ के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अगर मैं बात करूं तो मैनग्रोव्स आर हाईली इफेक्टिव एट सिक्वेस्ट्रिंग
कार्बन डाइऑक्साइड मेकिंग देम इंपॉर्टेंट इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड दे स्टोर कार्बन इन देयर बायोमास और सेडिमेंट्स में। बेसिकली एक वर्ड है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये होता क्या है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना और ट्रैप कर लेना ताकि वो एनवायरमेंट में इजिली ना जा सके, तो उसी को हम बोल देते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये जो मैनग्रोव्स हैं वो ट्रैप कर लेते हैं, जो कि आप देख भी रहे होंगे कहाँ पे, इन दिस स्टोर कार्बन इन देयर बायोमास और सेडिमेंट्स में ये स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि कार्बन को पूरी तरह से बैलेंस करके रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इनका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रिएंट साइकिल की मैं बात करूंगा अगर, तो मैनग्रोव्स कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन कोस्टल इकोसिस्टम में। न्यूट्रिएंट की साइकिल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्गेनिक, दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं जो कि सपोर्ट करता है डाइवर्स फूड वेब को, बेनिफिट करता है मरीन और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे आप देखते भी हैं जैसे हम कि पूरी तरह से क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, तो उसको कौन खा रही है, फिशेस खाएंगी, वहां का जो और इकोसिस्टम और जो एनिमल्स होंगे। तो इस तरह से ह्यूमन एज वेल एज वहां पे जो भी पानी के अंदर है, साथ के साथ जो भी जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनको भी कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। तो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग में भी एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। इसके अलावा फिशरीज, तो जैसे हमने कहा ये फिशरीज को सपोर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी होगी, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको फिशेस देखने को मिलेंगी। जैसे कि कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक स्पीसीज यूज ऑफ मैनग्रोव्स एज ब्रीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड्स। हेल्दी मैनग्रोव इकोसिस्टम आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग फिशरीज एंड लोकल इकोनॉमीज, और वहाँ की इंपॉर्टेंट जो फिश इंडस्ट्री है उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। इवन लाइवलीहुड है कोस्टल कम्युनिटीज को, ऑब्वियस सी बात है, मैनग्रोव प्रोवाइड्स रिसोर्सेज करते हैं लोकल कम्युनिटीज को, इंक्लूडिंग टिम्बर, फ्यूल वुड और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इवन वहाँ पे फिशिंग और टूरिज्म के थ्रू भी आपको मैनग्रोव्स क्या है, लोकल लोगों को वहाँ के जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ सहायता ये प्रदान करते ही हैं। तो ये लाइवलीहुड फॉर कोस्टल कम्युनिटी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ी कि क्वेश्चन के एस्पेक्ट में। इसके अलावा हैं गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए, जैसे कि आपका एक मिस्टी इनिशिएटिव है जिसमें कि मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट और टेंजिबल इनकम्स और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, साइमे इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं। देखा हमने कि आंध्र प्रदेश के अंदर पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, एक्वाकल्चर तो हो रहा है पर वो सस्टेनेबल नहीं, उसके थ्रू क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, श्रिम्प फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो एक्वाकल्चर होगा कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इन साइमे इनिशिएटिव। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं रिलेटेड टू मैनग्रोव कंजर्वेशन। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेंस एस्पेक्ट में जो आपके आंसर्स के अंदर आने चाहिए थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो इन पॉइंट्स को, इसके अलावा अगर आपके पास इसके साथ ही मिलते जुलते कोई और पॉइंट्स है तो आप उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मेंस के अंदर। अब इसके बाद आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी की पूरी फाइल मिल जाएगी जहां पे आपको रेलेवेंट डाटा भी मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली इन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे ताकि आप पूरी तरह से जो भी इंडियन ज्योग्राफी के ये जितने 8-9 जो भी क्वेश्चंस आए थे, ये जितने भी, उन सब पे आप अच्छी तरह से ग्रिप कर सकें और पेपर के अंदर आप एक अच्छा कंटेंट लेके जा सके और वहाँ पे इजीली हाई मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये एक पूरा इनिशिएटिव है, इसके तहत आपको ये पूरी फाइल दे दी जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और साइमल्टेनियसली अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर करेंगे एंड देन फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और उसके साथ हमारा ये ऑलमोस्ट पूरा मेंस के जो PYQs का जो अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेंस के रिसेंट ट्रेंड्स पे, वो सब हम कवर कर लेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। आई होप तब तक आप लोग अपना ध्यान भी रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी स्ट्रेंथन करेंगे, खुद को भी मोटिवेट करेंगे, सेल्फ मोटिवेट करिए और पॉजिटिव रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें ताकि आप बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कोई दिक्कत या विघ्न बाधा ना आ सके। थैंक यू वेरी मच एंड अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।